तो हमारा आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। ये युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण और इसके बारे में जानकारी। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वार अथवा ग्लोबल वार भी कहा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, भाई इसके अलावा और कोई युद्ध नहीं होगा। अतः इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। तो इस युद्ध के 3 नाम हो गए, ग्रेट वार, ग्लोबल वार, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी ये नाम और हो गया। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद कुछ सालों बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। इसे ग्रेट वार इसलिए कहा जाता है कि उस समय इससे बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं था। यह लड़ाई 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली थी। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख और इस आंकड़ों में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इस युद्ध में जख्मी लोगों की संख्या 2 करोड़ थी, जो कि अत्यधिक जनहानि थी। फिर दूसरा टॉपिक हमारा प्रथम विश्व युद्ध में 2 योद्धा दल। इस युद्ध में एक तरफ था अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ थी सेंट्रल शक्ति। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान में था संयुक्त राज्य अमेरिका। इस युद्ध में साल 1917 से 18 के दौरान संलग्न रहा है। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्मनी ऑटोमन एम्पायर था। इस समय ऑस्ट्रिया हंगरी में अब इस्बगरम नामक वंश का शासन था। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओटोमन आज के समय में ओटोमन तुर्की का इलाका है, जो प्रेजेंट में तुर्की के नाम से जाना जाता है और भूतकाल में ओटो के नाम से जाना जाता था। तीसरा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। भाई विश्व युद्ध क्यों चला? प्रथम विश्व युद्ध के 4 मुख्य कारण हैं। तो पहला है कारणों। तो इसके कारणों में इसको एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में दिया हुआ है, MAIN, यानी मेन के रूप में याद रखा जाता है। इस शब्द में M मिलिट्रिज्म, ये अलायंस सिस्टम, और I इम्पेरियलिज्म और N नेशनलिज्म के लिए आया है। तो हम बात कर लेते हैं मिलिट्रिज्म में हर देश ने खुद को हर तरह से आधुनिक हथियार से लेस करने का प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत सभी देश अपने देश में इस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक लगे 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कासेपट आदि बारू हुआ। कई देशों ने भविष्य के युद्धों की तैयारी में बड़े आर्मी तैयार कर दिए। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे बढ़ गए थे, जो कि बाकी देशों से
काफ़ी आगे थे, यानी बहुत पीछे छोड़ दिए। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ाना था। इन देशों में औद्योगिक क्रांति अधिक थी। औद्योगिक क्रांति की वजह से ही ये देश बहुत अधिक विकसित हुए, अर्थात ये देश बहुत विकसित हो गए थे। और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना, इन दोनों देशों ने अपनी अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का टैंक आदि के निर्माण कार्य चलाने लगे। इस समय विश्व के अन्य देश चाहते थे कि वे ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर, लेकिन तो ऐसा होना बहुत मुश्किल था। मिलिट्रिज्म की वजह से कुछ देशों में ये अवधारणा बन गई कि उनकी सैन्य क्षमता अति उत्कृष्ट है और इन्हें कोई भी हर तरह से हरा नहीं सकता है। यह एक अलग अवधारणा थी और इस अवधारणा के पीछे कई लोगों ने अपनी मिलिट्री का आकार बड़ा किया। अतः मॉडर्न आर्मी का कांसेप्ट यहीं से शुरू हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभिन्न संधियां और यानी संगठन प्रणाली। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधि बनाना शुरू किया। इस समय कई हर तरह की संधियां गुप्त रूप से हो रही थी, जैसे किसी तीसरे देश को ये पता न चलना चाहता था कि उनके सामने दो देशों के मध्य क्या संधि हुई है। इस समय में मुख्य तौर पर दो संधियां हुई, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। इन दोनों संधियों के विषय में दिया जा रहा है। पहली संधि थी 1882 का ट्रिपल अलायंस। साल 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। दूसरी संधि थी साल 1907 की ट्रिपल इंटेंट। साल 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कॉर्डियल इंटेंट नामक संधि हुई। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यद्यपि इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, किंतु युद्ध के दौरान इसने अपना पाला बदल लिया था और फ्रांस एक ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़नी शुरू की। अब नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद। उस समय जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं, वो चाहते थे कि उनके कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका, एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका अपने जितने भी अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि इस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह 1880 का बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार रहा था। इस नेतृत्व की वजह थी कि ब्रिटेन उस समय काफी सफल देश था और बाकी देश इसके विकसित मॉडल को कॉपी करना चाहते थे। अर्थात इसके मॉडल को कॉपी, अर्थात ये मतलब होता है कि
वो किस तरीके से विकसित हुआ, उसी तरीके को खुद अपने अन्य देश अपनाना चाहते थे। भाई हम भी विकसित हो सके। पूरी दुनिया के 25 हिस्से पर एक समय ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सेना क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत से 13 लाख सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए भेजे गए। ब्रिटेन और आर्मी में जितनी भारतीय सेना थी उतनी ब्रिटेन सेना नहीं थी। अर्थात भारत ने अधिक सेना भेजी थी ब्रिटेन सेना के मुकाबले। भारत सेना द्वारा हुई सर्जिकल स्ट्राइक या अब राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। जर्मनी, इटली, अन्य बोल्शेविक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद की पूरी तरह से फैल हो चुका था। इस वजह से यह लड़ाई एक ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई और यह लड़ाई ग्लोरी ऑफ वार कहलाई। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़ के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक पोस्टर बना था जिसमें कई देश एक दूसरे के पीछे प्रहार करते हुए नजर आए। इसमें साइबेरिया को सबसे छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया। इस पोस्टर में साइबेरिया अपने पीछे खड़े ऑस्ट्रिया को कह रहा था कि यदि तुम मुझे मारोगे तो रूस तुम्हें मारेगा। इसी तरह से यदि रूस ऑस्ट्रिया को मारना चाहता है तो जर्मनी रूस को मारेगी। इसी तरह सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि झगड़ा सिर्फ साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के बीच में था। चौथा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध संबंधित धारणाएं। अब इनके धारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय यूरोप में युद्ध संबंधी धारणाएं बनी कि तकनीकी विकास होने की वजह से जिस तरह से शस्त्र वगैरह तैयार हुए उनकी वजह से अब यदि युद्ध हुए तो बहुत कम समय में युद्ध खत्म हो जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इसी समय युद्ध को अलग अलग अखबारों लेखकों ने गौरव से जोड़ना शुरू किया। उनके अनुसार युद्ध किसी भी देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बिना किसी युद्ध के न तो कोई देश महान देश बन सकता है और नहीं किसी तरह से महान हो सकता है और नहीं तरक्की कर सकता है। अतः युद्ध अनिवार्य है, यानी युद्ध महान बनने के लिए एक रास्ता है। पांचवा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप का पाउंडर गैंग। पालगन को यूरोप का पाउंडर गैंग कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाउडर गैंग मतलब बारूद से भरा टैंकर होता है जिसमें कभी कभी आग लग सकती है, कभी भी आग लग सकती है। बाल्कन देशों के बीच साल 1890 से 1912 के बीच स्वाचव की लड़ाइयाँ चली। इन युद्धों में साइबेरिया और बोस्निया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, बल्गारिया आदि देश दिखे थे।
ये सभी देश पहले ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, किंतु 19वीं सदी के दौरान इन देशों के अंदर भी स्वतंत्र होने की भावना जागी और इन्होंने खुद को बल्गेरिया से आज़ाद कर लिया। इसी वजह से बाल्कन में हमेशा लड़ाइयाँ जारी रही हैं। इस 22 वर्ष में 3 अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी गई। छठा टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। इस समय ये साराजेवो जो कि बोस्निया में है, वहाँ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। यह समय जून 1914 का था। इन पर यही गर्वोलोव प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और इन्हें मार दिया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था भी हाथ था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियाँ मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आज़ाद दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। तो सातवां टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य वजह और जुलाई क्राइसिस। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दे। साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। रूस का साइबेरिया को मदद करने का एक कारण स्लावी साइबेरिया को सपोर्ट करना भी था। रूस और साइबेरिया दोनों में रहने वाले लोगों को स्लावी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस समय ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगनी शुरू की। इस पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक देने की बात कही और कहा कि आप जो करना चाहते हो करें, जर्मनी आपको पूरा सहयोग देगा। जर्मनी का समर्थन पाकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया पर हमला करना शुरू किया। इसके बाद रूस ने जर्मनी से लड़ाई की घोषणा की। फिर कुछ दिनों बाद फ्रांस ने भी जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फ्रांस के लड़ने की वजह ट्रिपल इंटेंट संधि थी। इस समय तक ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तब इटली ने भी युद्ध करने से मना कर दिया था। इटली का कहना था कि ट्रिपल इंटेंट के तहत यदि कोई हम पर तीनों से किसी पर हमला करता है तब हम इकट्ठे होंगे और न कि किसी दूसरे देश के लिए। आठवां टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध का समय। जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त में युद्ध शुरू हो गया। इस समय जर्मनी ने एक योजना बनाई जिसके तहत उसने पहले फ्रांस को हराने की सोची। इसके लिए उन्हें बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे जर्मनी की मिलिट्री ने
बेल्जियम में प्रवेश किया, उधर से ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच सन 1839 में एक समझौता हुआ था। जर्मनी इस समय फ्रांस में घुसने में सफल रहे, हालांकि पेरिस तक नहीं हुई पहुंच पाए। इसके बाद जर्मनी की सेनाओं ने ईस्ट फ्रंट पर रूस को हरा दिया। यहाँ पर लगभग 3 लाख रूस सैनिक शहीद हुए। इस दौरान ओटोमन एम्पायर ने भी रूस पर हमला कर दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि ओटोमन और रूस दोनों लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। इसके साथ ही ओटोमन ने सुएज कैनाल पर हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन आयरलैंड को भारत से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी थी। यदि इस सुरंग पर ओटोमन का आधिपत्य हो जाता तो ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध हार भी सकता था। हालांकि सुएज कैनाल बच लिया गया। तो नवा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के समय ट्रेंच युद्ध में वो जगह होती है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, जहाँ से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खाना पीना और सोना भी इसी जगह पर होता है। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इतने लंबे ट्रेंच बनाए गए। फ्रांस और जर्मनी फ्रंट 3 साल तक ऐसे ही आमने सामने रहे। ना तो फ्रांस को आगे बढ़ने का मौका मिला और न ही जर्मनी को। ट्रेंच बनने का मुख्य कारण आर्टिलरी शेलिंग से बचना था। इसकी सहायता से आर्टिलरी गोलों से बचने में मदद मिलती थी, किंतु बारिश और अन्य मौसम मार की वजह से कई सारे सैनिक सिर्फ बीमारी से मर गए। जिस भी समय को कोई सैनिक ट्रेंच बाहर निकालता, उसी समय दुनिया तरह से मशीन गन से गोली बारिश शुरू हो जाती और सैनिक मारे जाते। सन 1916 में एक सोम की लड़ाई हुई जिसमें एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए। इसमें अधिकतर ब्रिटेन और कनाडा के सैनिक मौजूद थे। कुल मिलाकर इस युद्ध में 3 लाख सैनिक मारे गए, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब 10वां टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध ग्लोबल वार क्यों कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी जैसे एग्जाम में आते हैं या और कहीं में आ जाते होंगे। आजकल तो कहीं कंपटीशन है, आपको याद करना अनिवार्य है ऐसे क्वेश्चनों को। इस समय लगभग पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ छिपी हुई थी। इसी वजह से इसे ग्लोबल वार कहा जाता है। अफ्रीका स्थित जर्मनी के कॉलोनीज जैसे टोंगो, तंजानिया और कैमरून आदि जगहों पर फ्रांस ने हमला कर दिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया और चीन जर्मन कॉलोनीज पर जापान ने हमला कर दिया। इस युद्ध में जापान के शामिल होने की वजह
ब्रिटेन और जापान के बीच का समझौता था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही ओटोमन जहाज़ों ने ब्लैक सागर के रूसी बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्लैक सी में स्थित सेवास्तोपोल रूस का सबसे महान नावल बेस है। गल्लीपोली तुर्की में स्थित एक राज्य है जहां पर अलाइड बलों ने हमले शुरू कर दिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैन्य बल लड़ रहे थे। उस समय आर्मी को अनजक आर्मी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर इस आर्मी को किसी तरह की सफलता नहीं मिलती। इस युद्ध की याद में आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अनजक डे मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनजक डे क्यों मनाया जाता है? अनजक डे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के युद्ध की याद में आज भी मनाया जाता है। बस ये इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध के साथ कई बड़े महासागरों में भी नेवी युद्ध शुरू हुए। इसके बाद जर्मनी ने एक पनडुब्बी तैयार किया जिसका नाम था यू-बोट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यू-बोट क्या था? इस यू-बोट ने सभी अलाइड जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में जर्मनी के इस यू-बोट ने सिर्फ नेवी जहाज़ों पर हमले किए, किंतु बाद में इस जहाज़ ने आम नागरिकों के जहाज़ पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मसला लुसितानिया नामक एक जहाज़ जो कि अमेरिका से यूरोप के बीच आम लोगों को ले जाने का काम करती थी। उस पर हमला हुआ और लगभग 1200 लोग मारे गए और यहीं से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ये घटना अटलांटिक महासागर में हुई थी। इस हमले के बाद में अमेरिका साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और अलाइड शक्तियों का साथ देने लगा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। हालांकि शुरू में अमेरिका किसी भी तरह से यूरोप की इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु अंततः इसे भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो अमेरिका में हमारे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 1917 में, क्योंकि उसका एक जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। तो हमारा 11th पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध में भारत का प्रदर्शन। हमारे भारत का नंबर है। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इंडिया गेट का निर्माण क्यों किया? तो इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको सचेत किया है। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध जो कि
1800 जो कि 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। और इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक चला। उसके बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ जो कि 1991 में जाकर ख़त्म हो गया। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। जय हिंद।